वीडियोस मेरे जैसे भी होते हैं मैं उसमें बहुत इन्वॉल्व होती हूँ कि कैसे बनाने हैं, बट उसकी एस्थेटिक कैसी होनी चाहिए, उसकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, उसमें स्टाइलिंग। बट मैं लकी हूँ, मुझे बहुत अच्छी टीम मिलती है जिनके साथ मैं थोड़ा सा पागल भी कर देती हूँ लोगों को, और जिनके साथ काम कर रही होती हूँ कि अच्छा ये चाहिए तो ऐसे ही चाहिए, ऐसे चाहिए तो वैसे ही क्यों चाहिए। बट कभी कभी मतलब मुझे भी लगता है कि यार क्यों हूँ मैं इतनी ज़्यादा पर्टिकुलर अबाउट एवरी सिंगल थिंग। आई विल नॉट लीव थिंग्स टिल दे आर डन यार। मतलब ये है कि हुक्स बुक्स का वीडियो एक बना के मैंने स्क्रैप कर दिया जब बिफोर रिलीजिंग, लाइक गाना रिलीज पे था और मतलब मुझे लगा कि नहीं यार ये वीडियो नहीं है यार, ये नहीं करना रिलीज, इसको रहने दो, कुछ और बनाएंगे। एक्चुअली जो हमने किया नहीं है, बट मे बी वी शुड। नाउ आई एम थिंकिंग थर्ड वर्जन मिक्स्ड। तो एक और क्रिएटिव आइडिया मैंने आपको दे दिया है। ए दिल पर दिलदारो मत यारो गुलजारो बेयारो म्योनत बन जानानो दिलदारो छस चालान तूफानो फरियादस म्योनस सन मैं हजोलुत लोल बदा। सोच सोच के रोते भी रहते थे वहाँ पे लोग, मैं तो एकदम चिल करती थी वहाँ पे, मस्ती, कोई मेरी साइड स्टोरी नहीं थी। मतलब करते करते मैं फाइनल्स अच्छा, मुझे दिखाते हैं कि रिक्शा चलाते हैं, एक गरीब से घर में रहते हैं। हाँ मैंने ऐसा कुछ नहीं दिखाया। लोग हैं, मैं कल शो कर रही थी एक्चुअली, आपने पूछा शो खत्म होने के बाद मेरे से कुछ 4-5 लोग मिलने आए, मैम हम आपको इंडियन आइडल में तब देखा था। मैं कहा आपको मैं खुद भूल गई, आपको कैसे याद है। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक। मैं हूँ हेमा जोशी और आज हमारे साहित्य तक के स्टूडियो में खास मेहमान हमारे साथ हैं आभा हंजुरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इनके हमारे स्टूडियो में मौजूद होने की एक ख़ास वजह है, वजह आपको आगे की बातचीत में पता चलेगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आभा वो शख्सियत हैं जो लोकगीत, वो लोकगीत जो समाज द्वारा बनाए जाते हैं, लोगों द्वारा बनाए जाते हैं, कोई एक व्यक्ति लोकगीतों को नहीं बनाता है, उन लोकगीतों को आज के आधुनिक युग के पॉप ध्वनियों के साथ मिला करके गाना बना रही हैं, सुना रही हैं और बहुत चर्चित हो रहा है। वो इंस्टाग्राम रील्स पे धड़ाधड़ उसकी भरमार है, आप देख सकते हैं। तो गाना है हमसफ़र, जिसका आपने कश्मीरी वर्जन पहले निकाला था और अब वो हिंदी वर्जन में हमारे सामने है। हम उसे सुन सकते हैं यूट्यूब पे। आप आभा हंजुरा के यूट्यूब चैनल पर जा कर के डायरेक्ट उसे सुन सकते हैं। लेकिन हमसफ़र गाना मैंने पहले हिंदी में ही सुना, उसके बाद मैं कश्मीरी वर्जन देखने गई कि क्या है, ताकि मुझे ज़्यादा समझ में आ सके अच्छे से, क्योंकि वो कश्मीरी लिरिक्स हैं और कश्मीरी शब्दों का उसमें प्रयोग है। हमसफ़र गाना लिखने के बारे में आपने कैसे सोचा और उसकी जर्नी क्या थी, यहाँ से शुरू करते हैं। हाँ, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपके स्टूडियो में आके। एकदम बहुत ही कल्चरल माहौल है, मैं कह सकती हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल माहौल है और बहुत ही कोजी और प्यारा सा स्टूडियो है। थैंक यू फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। हमसफ़र और दिलबरो एक जर्नी है, एक ऐसी जर्नी है जो बहुत पहले से शुरुआत हुई इसकी। और जैसे आपने कहा कि मैं बहुत सारे लोकगीतों को नए अंदाज में करती आई हूँ, मगर ये गाना जो है ये एक ओरिजिनल गाना है। हमसफ़र जो मैंने लिखा है और मैंने फिर खुद लिखा और उसके बाद फिर मैंने एक लेखक हैं नीरज रजावत, उनके साथ मिलकर उसको और निखारा और हमने फिर साथ में लिखा। और कहानी एक्चुअली हमसफ़र से शुरू होते होते दिलबरो तक गई, लेकिन लोगों तक पहुंचते पहुंचते दिलबरो आया और फिर हमसफ़र आया। तो ये एक मैं पहली बार आपके स्टूडियो में इस बारे में बात कर रही हूँ। हमसफ़र मैंने लिखा था ये गाना, मतलब मुझे ऐसा लगता है जब भी आप एक आर्टिस्ट की तरह, जो भी आपकी अपनी पर्सनल जर्नी होती है ना, मेरा म्यूज़िक ऐसा ही है, ऑर्गेनिक है। जब मैं जैसा महसूस कर रही होती हूँ वैसा मेरा म्यूज़िक आता है, मतलब ऐसा बनता है, वैसे गाने में लिखती हूँ। तो मैं भी तब ऐसे एक हैप्पी हुकी ट्रिपी एट द सेम टाइम थोड़ा लॉन्गिंग वाले वाइब में थी पर्सनली जब मैंने हमसफ़र लिखा। मुझे आज भी याद है, गाड़ी चलाते हुए गाना आया था मेरे को। तो इसकी बस एक इसका मुखड़ा लिखा गया था और ये भी उन गानों में से है जो एकदम
भर के आते हैं ना, मतलब ये मेरे मकानी ऐसे गाने हैं जो एक साथ आए हैं, मतलब कुछ गाने होते हैं आप बस बैठ के लिखते रहो, बहुत गाने ऐसे भी होते हैं जिनको मैंने बहुत महीनों तक संवारा है, बट ये गाना हिंदी में पहले लिखा गया था और फिर जब हमने इसको बनाया और फिर मुझे ऐसा लगा कि ये धुन ऐसी है और ये गाना ऐसा है, ये बात ऐसी है जो मतलब कश्मीरी में भी होनी चाहिए, लेकिन एकदम एक नए अंदाज में। तो फिर इसको शहनाज रशीद करके हमारे कश्मीर में एक बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, उन्होंने इस गाने को लिखा कश्मीरी में। वली वली दिल बरो, दिल बरो मतलब वली वली दिल बरो मतलब मेरे पास प्यार से आते रहो दिल बरो, चले आना हम सफ़र में भी वही बात है कि आप हम सफ़र को ढूंढ रहे हो, बट ये एक ऐसी आज की लड़की के पर्सपेक्टिव से लिखा हुआ गाना है जो ज़िंदगी में प्यार तो ढूंढ रही है, मगर फिर भी उसमें उसकी अपनी ज़िंदगी भी मस्त मगन, अपनी लाइफ में भी वो मस्त मगन है, जिसको हम कहेंगे कि फीमेल पीओवी बट इन टुडेज जनरेशन, जो कम है ना। आजकल के ज़्यादातर गाने लड़कियों के पर्सपेक्टिव से बहुत कम आते हैं, ज़्यादातर लड़के ही लड़कियों की भी रोमांस की बातें कर रहे थे बट लड़कियां जैसे जो महसूस करती है, मुझे लगता है वो लड़कियां लिखे तो ही आता है उसमें। तो इसमें लॉन्गिंग भी है, डिज़ायर भी है, बट एट द सेम टाइम इसमें एक अबैंडन है इस गाने में, एक वो है कि अब खुद में भी लड़की महसूस अपने आप को कंप्लीट भी महसूस करती है। तो हम सफ़र से दिलबरो और दिलबरो से हम सफ़र की बहुत ही प्यारी जर्नी है। हमने इसको म्यूज़िक वीडियो इसका इस कश्मीर में शूट किया है और बहुत ही प्यारे और अच्छे, मतलब कश्मीर को एकदम मैं कभी बैकड्रॉप जैसे नहीं, कैरेक्टर की तरह यूज़ करती हूँ अपने म्यूज़िक में। अपने जो भी मैं गाने लिखती भी हूँ और जैसे मैं वहाँ पे बनाती भी हूँ अगर म्यूज़िक वीडियो, तो इसमें हमने बहुत ही एक फैशन फॉरवर्ड अप्रोच लेके बहुत मॉडर्न और एक्लेक्टिक तरीके से सब कुछ एक कल्चरल मोटिव्स यूज़ करके कश्मीर के, वो शिकारा हो या फिर वो वहाँ के कालीन हो, तो आप उन्हें देखेंगे, लेकिन एकदम एक बहुत ही एक ऐसा एस्थेटिक है जो विच इज़ वेरी मी, आई वुड से। अब लॉट लाइक आई हैव ट्राई टू पुट दैट इनटू दिस म्यूज़िक वीडियो, तो वो लोगों को पसंद आ रहा है और उसके लिए दिलबरों से शुरुआत की हमने, पहले कश्मीरी में लोगों को गाना सुनाया और बहुत पसंद आया, बहुत प्यार मिला। यूट्यूब पे भी, लाइक आपने कहा इंस्टाग्राम पे रील्स इस पे बहुत धड़ाधड़ बनी, और फिर यूट्यूब पे भी ये श्रीनगर का नंबर 2 गाना हो गया बहुत जल्दी। तो फिर हमें लगा कि अब हिंदी का गाना हमें दे देना चाहिए लोगों को। वैसे ये सवाल थोड़ा वैसा है, बट कौन सी वीडियो शूट करने में ज़्यादा मज़ा आया, हिंदी वाली या फिर कश्मीरी के? एक्चुअली हमने दोनों का म्यूज़िक वीडियो साथ में शूट किया और बस कुछ कुछ लिरिक्स के डिफरेंसेस थे, तो ये म्यूज़िक वीडियो शूट करने में मतलब बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही प्यारी जर्नी भी रही है, आई वुड से। कश्मीर के लैवेंडर फील्ड्स हैं जो बहुत कम लोगों को पता है कि वहाँ बहुत खूबसूरत, लाइक लोग यूरोप वॉरप जाते हैं ये लैवेंडर्स और ये सब लैवेंडर फार्म्स, और हमारे अपने देश में इतनी ज़्यादा खूबसूरत जगह है लैवेंडर फार्म्स, और मैं चाहती थी कि हम वहाँ कुछ करें। तो वहाँ पे म्यूज़िक वीडियो करते हुए हमें लैवेंडर फार्म्स में, मतलब आई हैड एन आइडिया टू लाइक लाई डाउन एंड डू द ड्रोन शॉट। तो मतलब मेरे आसपास कोई एटलीस्ट 2000 मधुमक्खियाँ थी उस समय जब हमने, लैवेंडर तो बहुत खूबसूरत होते हैं लेकिन आपको कोई नहीं बताता कि वहाँ बहुत मधुमक्खियाँ होती हैं लेकिन शॉट इतना प्यारा आना था, तो मैंने कहा चलो वो भी हम कर लेते हैं। तो बहुत ही जो भी हम स्क्रीन पे देखते हैं जो एस्थेटिकली बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है, उसके पीछे एक बहुत ज़्यादा बड़ी टीम होती है जो बहुत मेहनत करके एक एक चीज़ संवारती है, और थोड़ा सा पागलपंती और थोड़ा सा पैशन चाहिए जो हम लोग लेके आ जाते हैं कि हम कुछ भी कर लेंगे, कर सकते हैं, करना है कर लेंगे। तो ये म्यूज़िक वीडियो शूट करने में बहुत मज़ा आया, इट वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। क्योंकि आपने मेहनत की यहाँ पर बात की, और जब भी हम किसी जर्नी की शुरुआत करते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं हम बहुत मेहनत कर रहे होते हैं ऑलरेडी, तब वो हमें उस मुकाम पे दिखता है, जैसा आपका दिलबरो, आपका हमसफ़र, आपका हुक्कुस बुक्कुस की हम बात करें अगर तो। लेकिन जब ये सारी चीज़ें पक के हम सबके सामने आई, आज लोगों के सामने हैं, तो उसके पीछे कितनी मेहनत की गई, आपने कितनी मेहनत की, कैसे शुरुआत की? मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि आप गाना लिख रही हैं, आज यूट्यूब पर हम लोग देख रहे हैं, लेकिन इस जर्नी को जब ये शुरुआत हो रही थी तो आपको कैसे पता चला कि हाँ भाई मैं
बन सकती हूँ हंजुरा। जरूरत तो मैं थी, बनना तो कुछ चाहे, बनते बनते तो कुछ कुछ बन गए, बनते बनते तो पता ही नहीं चला, रास्ता काफिला खुद बनता रहा जो हो रहा है। मैं तो बहुत गो विद द फ्लो टाइप की आर्टिस्ट हूँ यार। मैं इतना ज़्यादा मैंने ना मतलब कभी इतना सोचा नहीं कि मैं ऐसे करूँ या वैसे करूँ, बट ये नेचुरली ऑर्गेनिकली जो आता रहा। जैसे अब मेरा म्यूज़िक भी सुनेंगी तो एक मेरे मकान जैसा गाना है जो एकदम एक डीपली पॉइग्नेंट, very moving, and in the same universe there's a Hukkus Bukkus, that's also Abha Anjuram, मेरे मकान is also Abha Anjuram, हमसफर is also Abha। तो मैंने कभी भी खुद को एक ही या जिंदमाही भी आभा अंजुरा है। तो मैंने मेरी ये सारे पर्सनैलिटी, जो मेरी ऑर्गेनिक पर्सनालिटी है वो मेरे गानों में आती है। वो कुछ लोगों को समझ आती है, कुछ को शायद ना आए, लेकिन मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसे अच्छे चाहने वाले और ऐसे अच्छे लिसनर्स और सपोर्टर्स मिले हैं जिन्होंने बहुत प्यार दिखाया। हर गाने पे कुछ सपोर्ट मिल जाता है, मुझे बहुत प्यार मिलता है ऑडियंस का, उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल। बट कभी ऐसा प्लान नहीं है, स्ट्रैटेजी नहीं है कि ये करना है या वैसे करना है। लेकिन मेहनत की जहाँ तक बात है, हाँ, आई एम ऑलवेज आई टेक अ लॉट ऑफ, जैसे यही बेस्ट पार्ट है यार इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट होने का। तो मेरा जो भी मतलब उसमें आर्टिस्ट्री इज़ नॉट जस्ट अबाउट ही म्यूज़िक कि आप कैसे गाना बनाते हैं। आई थिंक आर्टिस्ट्री इज़ ऑल्सो अबाउट हाउ यू से वॉट यू से। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ आप ही कह सकते हैं। जैसे दिल बरो, विल दिल बरो को उस अंदाज में मुझे लगता है कि वो मेरी ऐसी ऑथेंटिक कहानी है जो हम ही कह सकते हैं। तो उसको आप कैसे बयां करते हो, सारे एस्पेक्ट्स के लेके मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ क्रिएटिवली। लाइक आई एम ऑलवेज, वीडियोस मेरे जैसे भी होते हैं मैं उसमें बहुत इन्वॉल्व होती हूँ कि कैसे बनाने हैं, बट उसकी एस्थेटिक कैसी होनी चाहिए, उसकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, उसमें स्टाइलिंग। बट मैं लकी हूँ, मुझे बहुत अच्छी टीम मिलती है जिनके साथ मैं थोड़ा सा पागल भी कर देती हूँ लोगों को, जिनके साथ काम कर रही होती हूँ कि अच्छा ये चाहिए तो ऐसे ही चाहिए, ऐसे चाहिए तो वैसे ही क्यों चाहिए। बट कभी कभी मतलब मुझे भी लगता है कि यार क्यों हूँ मैं इतनी ज़्यादा पर्टिकुलर अबाउट एवरी सिंगल थिंग। आई विल नॉट लीव थिंग्स टिल दे आर डन यार। मतलब ये है कि हुक्कुस बुक्कुस का वीडियो एक बना के मैंने स्क्रैप कर दिया जब बिफोर रिलीजिंग, लाइक गाना रिलीज पे था और मतलब मुझे लगा कि नहीं यार ये वीडियो नहीं है यार, ये नहीं करना रिलीज, इसको रहने दो, कुछ और बनाएंगे। एंड वो गाना फिर लेट रिलीज हुआ, बट हुआ तो जब हुआ तो मतलब इट बिकेम लाइक अ पॉप कल्चर मोमेंट एंड अ फिनोमेना। मतलब तो वो एक थोड़ी सी पागलपंती है जो मुझे लगता है थोड़ी ज़रूरी भी है। लेकिन ये फिर आइडिया आपको कैसे आया कि क्योंकि गाना लिखना और गाना आ रहा है वो ठीक है, लेकिन ये उसमें एक ये ऐड ऑन पॉइंट जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अलग है, यूनिक है, कि लोक गीतों को आप पॉप म्यूजिक उसमें डाल के कर रही हैं। ये क्रिएटिव ऑफ माइंड कैसे, क्या कहाँ से आया ये आपका खुराफाती आइडिया आपको? खुराफाती दिमाग चल रहा था कि मतलब एक्चुअली लोग, मुझे लगता है फोक म्यूज़िक तो लोगों का ही म्यूज़िक होता है, लाइक यू सेड राइट। तो ये इसमें एक मुझे ऐसा लगता है, बट इट डजंट बिलोंग इन म्यूजियम्स, इट बिलोंग्स इन पीपल्स टुडेज जनरेशंस प्लेलिस्ट्स। हमें ऐसा लगता है हमारी इंडिया की ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा खाली एक तरह का म्यूज़िक सुनती है, या फिर बिकॉज उसके पीछे बहुत सारे लेबल्स बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स लगाते हैं कि खाली इंडिया इज़ ओनली ट्रिपिंग ऑन क्रिंज। ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे जो ऑडियंस है वो बहुत ही डाइवर्स है, बहुत अच्छी है। उनको अगर आप एक्चुअली ऑडियंस को नहीं पता उन्हें क्या चाहिए, वो आर्टिस्ट का काम होता है Exactly. कि आप जो उन्हें बना के देंगे और फिर वो कुछ बन जाएगा, और जब वो कुछ बनेगा तो सारी मुहिम आपके पीछे लग जाएगी कि हाँ यही करना है। तब तक किसी ना किसी को तो बलि का बकरा बनते रहना पड़ेगा। तो मुझे वो बलि का बकरा बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी जब मैंने ये खुराफात लगाई कि हम कश्मीर में संगीत करेंगे, उसमें पॉप डालेंगे, उसमें शुरू में मतलब अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, दोनों का बैलेंस है यार। मतलब इट्स लाइक समटाइम्स पीपल लव व्हाट यू आर डूइंग, समटाइम्स दे डोंट लाइक व्हाट यू आर डूइंग। जब आप कुछ नया कर रहे होते हो तो आपको लव और हेट दोनों इक्वल अमाउंट्स में मिलता है। एंड ये एक चीज़ है जिसको मैंने धीरे धीरे समझ के एक्सेप्ट और एम्ब्रेस कर लिया है कि हाँ ये तो होगा ही, कि लोग आपको बहुत प्यार करेंगे और लोगों को जिनको आप नहीं समझ आओगे वो बोलेंगे कि क्या है ये। तो ठीक है, आप खुश होना एज एन आर्टिस्ट डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, तो दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
फिर जब जाते जाते हमने उसको लोक संगीत में, मतलब जैसे जिप्सी फोक के साथ आप रबाब सुन रहे हो, ये थोड़ा खुराफाती आइडिया था, मतलब कि कुछ ऐसा करना है तो करते। अगर नहीं लैंड हुआ होता तो शायद लोग बोलते कि क्या ही कर रहे हैं ये लोग, बट हो गया तो आज हुकुस बुकुस इज व्हाट इट इज। सो आई थिंक आर्टिस्ट थोड़े से खुराफाती होते हैं हम भी थोड़े खुराफाती हैं। क्योंकि हम सफ़र और दिलबरों की बात अगर कर रहे हैं तो थोड़ा सा अगर गुनगुना दें आप जी कश्मीरी में बिल्कुल। दिलबरों, कौन सा गाना है? मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शक जाने कि हम किस गाने के बारे में आते हैं। आप इसको सुनिए और उसके बाद आप आभा अंजुरा के यूट्यूब चैनल पे जाके ओरिजिनल भी सुनिए। जी बिल्कुल। मैं एक्चुअली दोनों को थोड़ा मिक्स करके सुना देती हूँ हाँ, आपको एक्चुअली, जो हमने किया नहीं है, बट मे बी वी शुड। नाउ आई एम थिंकिंग थर्ड वर्जन मिक्स्ड। तो एक और क्रिएटिव आइडिया मैंने आपको दे दिया है आपसे। हाँ, कर लेते हैं, चलो। ओके। देवान कर से में चैन गमन, ये तवल वल दिल बरो, ये तवल वल दिल बरो, ये तवल वल दिल बरो, मंजूर में प्रतख चोन सितम, ये तवल वल दिल बरो, ये तवल वल दिल बरो, ये तवल वल दिल बरो, ए दिल पर दिलदारो, मत यारो गुलजारो, बेयारो म्योनत बन, जानानो दिलदारो, छस चालान तूफानो, फरियादस म्योनस सन, मैं हजोलुत लोल बदा, दरिया है दिल तेरी याद का, चले आना हम सफ़र, चले आना हम सफ़र, चले आना हम सफ़र, फिरूं मैं दर 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 बदर, चले आना हम सफ़र, चले आना हम सफ़र, चले आना हम सफ़र। क्या बात है, बहुत प्यारा गाना, बहुत ही सुंदर गाना। और मैं ये जो आपने मिक्स करके सुनाया है ये मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो हम मिक्स्ड वर्जन भी निकालेंगे कमिंग सून मे बी। तो इंडियन आइडल भी आपने किया जी। इंडियन आइडल ने आपके करियर में क्या इम्पैक्ट डाला, क्या उसका रोल रहा आपकी लाइफ में? एक्चुअली यार वो मेरी लाइफ में ऐसा टाइम पे वो पढ़ाव आया जब मैं बहुत ही यंग थी, मतलब वो जस्ट मैं 18 साल की इंडियन आइडल के सेट पे हुई थी, वहाँ पे ही केक काटा था 18 तो उसका ऐसा था कि टू बी वेरी ऑनेस्ट इट डिड अ लॉट ऑफ गुड एंड अ लॉट ऑफ बैड इन इक्वल प्रोपोर्शंस, क्योंकि एक तो रियलिटी टीवी, सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, तो फिर टीवी वाज लाइक द थिंग जो सब देखते थे, और मेरे लिए भी बहुत बड़ा एस्पिरेशन वैल्यू था। मैंने भी मतलब जम्मू के अपने छोटे से शहर में अभिजीत सावंत को जीतते हुए देखा था, और फिर मैंने भी मतलब अपने बाथरूम में मोहब्बतें लुटाऊंगा गा रही थी मैं भी ऐसे एकदम मिरर के सामने। बट मेरा कोई ऐसा वो था नहीं कि मैं जाके कभी ऑडिशन करूँगी। आई वुडंट हैव थॉट ऑफ इट इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम्स। बट मेरे भाई ने मुझे और मेरे दोस्तों ने बहुत पुश करा, नहीं नहीं इंडियन आइडल तो तुम्हें जाना ही है। लाइक मुझे क्यों लेंगे यार, मतलब जो छोटे से शहर में पली बड़ी थी मैं, तो कभी इतने सपने बड़े थे लेकिन उन सपनों को दबा भी रही थी कहीं ना कहीं। जो हमारा कश्मीर में थोड़ा सा बैकग्राउंड भी था, तो माँ बाप ने इतनी मुश्किल से तो बढ़ा किया, तो वो कह रहे थे कि तुम पढ़ाई करो बेटा, ये करो। अब तो हमारा मतलब कश्मीरी परिवारों में भी यही है कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ये सब है। तो मतलब आई हैड दैट थिंग कि ओके माई पेरेंट्स हैव हैड अ लॉट ऑफ टफ टाइम, दे हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट, सो आई ऑल्सो हैव टू जस्ट गो इन टू द राइट थिंग, मतलब पढ़ाई करनी है और ये सब करना है, मतलब वो सब प्रेशर्स थे या मतलब इमोशनल लोड्स यू कैन से। सो आई वॉजंट थिंकिंग ऑफ म्यूजिक, लाइक नहीं नहीं यार ये तो मतलब साइड वाली चीज़ है, इट्स ओके, हॉबी टाइप ऑफ हाँ थिंग। देखेंगे मतलब। तो बट दैट्स द थिंग राइट, लाइक व्हेन यू नॉट, मैंने इतना ओवर थिंक नहीं करा, और करते करते मैं ऐसे ही बहुत नॉन सीरियस थी। आई वॉज नॉट सो जैसे बाकी लोग थे एकदम सोच के रोते भी रहते थे वहाँ पे लोग, मैं तो एकदम चिल करती थी वहाँ पे, मस्ती, कोई मेरी साइड स्टोरी नहीं थी। मतलब करते करते मैं फाइनल्स, अच्छा मुझे दिखाते हैं कि रिक्शा चलाते हैं, एक गरीब से घर में रहते हैं। हाँ मैंने ऐसा कुछ नहीं दिखाया था, भी तो नहीं दिखाया। तो करते करते मैं बिफोर आई न्यू इट आई वाज इन द फाइनल्स, एंड देन आई वाज लाइक ओ यार ये तो हो गया, मतलब टीवी पे लोग आपको पहचानते हैं, सड़कों पे आपको लोग पहचानते हैं, काफ़ी फेम आता है, विच इज़
फेम आता है, वैलिडेशन ऑफ योर टैलेंट आता है, विच इज़ अ वेरी गुड. फेम इज़ ओके, लाइक आई वुड से दैट्स द गुड और बैड, ये ट्रांजिएंट चीज़ होती है. मुझे इंडियन आइडल सबसे बड़ी चीज़ जो मिली कि वो एक सबक मिल गया कि यार ये जो फेम है इससे नहीं अटैच. कौन से ईयर में किया था आपने इंडियन आइडल? मैं ईयर हमेशा भूल जाती हूँ, मेरे से कोई भी, मैं कब इस बार नोट करूंगी मैं. आई हैव फॉरगॉटन द ईयर, बट इट वाज लॉन्ग बैक यार. आई थिंक 2006-7 में शायद होगा, आई एम नॉट वेरी श्योर. आई वाज इन द सेकंड सीजन. सो फेम मुझे इतना समझ आ गया उस बहुत ही कच्ची उम्र में कि ये ट्रांजिएंट चीज़ होती है. ये एक ऐसी चीज़ है ना कि इससे अटैच नहीं होना, कि ये आज है, सडनली आएगा और वो बहुत बड़ी चीज़ है, और फिर जब जाएगा तो मतलब बिल्कुल ही चला जाएगा. दुनिया के किसी कोने में आज कोई बहुत गांव में किसी को नहीं पता कि कोई एक इंसान है जो हॉलीवुड का बहुत बड़ा स्टार है. समवन डजंट नो हिम. सो द ट्रूथ इज दैट दिस इज नॉट समथिंग टू गेट अटैच टू. वो मैं समझ गई, वो बहुत अच्छा था. उसके करियर में मेरा ये इम्पैक्ट हुआ कि मतलब मुझे लोग पहचानने लगे, एक विजिबिलिटी मिली, एक पहचान मिली. लेकिन इतनी कम उम्र में जब आपके साथ इतना कुछ मतलब बड़ा हो जाता है और फिर यू डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग, तो थोड़ा सा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी ये होता है कि यू डोंट नो व्हाट टू बी प्रिपेयर्ड फॉर, एंड थोड़ा डिसइल्यूजन हो सकते हो आप एज एन आर्टिस्ट. वो नहीं होना चाहिए. इसीलिए आई थिंक ये but that is not on the show, that's on me, because it's like what your maturity levels and everything else. तो वो मैं धीरे धीरे ये भी समझ गई कि मुझे बॉलीवुड की राह नहीं पकड़नी, अपना कुछ करना है. तो फिर करते करते हमारी डायरेक्शन ही चेंज हुई लाइफ में. तो फाइनली मैं अपनी कहानी ही कह रही हूँ अपने म्यूज़िक के साथ, विच वॉज समथिंग दैट आई थिंक आई वॉज ऑलवेज मेंट टू डू. सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट. बट इंडियन आइडल गिव मी अ लॉट यार, आई वुड से. बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे दोस्त जो अभी तक लाइफ टाइम के लिए हमारे अभी फ्रेंडशिप्स कनेक्शंस आज भी कुछ कुछ लोग हैं. मैं कल शो कर रही थी एक्चुअली, आपने पूछा, शो खत्म होने के बाद मेरे से कुछ 4-5 लोग मिलने आए. मैम हम आपको इंडियन आइडल में तब देखा था. मैं कहा आपको मैं खुद भूल गई, आपको कैसे याद है? तो ये टीवी की पावर है, राइट? सो पीपल रिमेम्बर. नहीं, हमें पता था, हमने आपको देखा है उस शो में, आप आए थे, आपका ये था वो, कुछ उसमें शोज में कुछ कुछ चीज़ें थी, उनको वो तक याद थी. तो आई एम यू नेवर नो यार, मतलब कि लोग बहुत ही मास लेवल पे आप बहुत लोगों तक पहुंच जाते हो, बहुत अच्छी बात है. बट उसके अलावा आई थिंक अपना टैलेंट खाली आप उसमें सीमित नहीं रह सकते कि रियलिटी शो में से जो फेम मिल रहा है उससे, मतलब आपको अपनी आर्ट पे, अपनी कला पे, अपनी क्राफ्ट पे बहुत काम करना पड़ता है, जो आपको करना चाहिए बिफोर गोइंग टू सच स्टेजेस, वेर यू आर exposed to so many people. You have to work on yourself a little bit more. I think that is what I would give the younger me advice कि अभी मत जाओ. आपने कहा कि मैं बॉलीवुड के लिए नहीं कर रही थी, तो अगर अब आपको मौका मिलता है तो क्या? अरे नहीं, अभी मैं तब नहीं, मतलब वही मैं कह रही हूँ, शुरुआत में जैसे वो एक अलग पाथ है. अभी तो मैंने फिल्मों में गाने शुरू कर दिए हैं. मैं वही कह रही थी क्योंकि हुक्कुस बुक्कुस के बाद तो लाइनें लगी गई होंगी आपके पास. नहीं, लाइनें नहीं लग रही, ऐसा सच नहीं है. मैं काश ऐसा सच होता, बट नहीं, ऐसा नहीं है. लेकिन काम आता है मुझे फिल्मों से. और मैंने अभी रिसेंटली मोहनलाल सर की एक बहुत बड़ी पिक्चर है मलयालम में, मलाई कोट्टी वल्लीबन, उसमें मैंने गाना गाया है एक हिंदी में, जो बहुत प्यारा है, महकी फुहारों के मधुबन में. और वो बहुत ऑर्गेनिकली हुआ. उन्होंने मेरा इंडिपेंडेंट म्यूज़िक सुना था, जो उनके कंपोज़र हैं. मैं तो उन्होंने मुझे वो सुन के अप्रोच किया, तो वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे. और वो मेरे लिए एक बहुत ही प्यारा अपॉर्चुनिटी था, क्योंकि अब मैं अपने इंडिपेंडेंट म्यूज़िक पे फोकस कर रही थी ज़्यादा. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि क्योंकि मैं कुछ बनाने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने बॉलीवुड का पाथ नहीं लिया. लेकिन अब अगर मैं बहुत ओपन हूँ और मैं कर भी रही हूँ कोलैबोरेट कंपोजर्स के साथ, और मैं चाहती हूँ अगर कोई गाना है जो मेरी आवाज़ के लिए सही है, तो यस, व्हाई नॉट, आई वुड लव टू सिंग. तो पहले ये जो हुक्कस वुक्कस फेंक दिया था आपने फाड़ के, फिर क्या एकदम सडन सोच के किया कि नहीं यार कर देते हैं, देखा जाएगा बाद में जो होगा? बस यही था कि बस इंस्टिंक्ट एक बार के बाद, मतलब जब उसको फिर से, मैंने आपको बताया, उसका बना के स्क्रैप करके फिर से. एंड ऑनेस्टली एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट विद वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज, दैट्स अ वेरी बिग रिस्क टू टेक. बट आई जस्ट लाइक, आई एम अ लिटिल क्रेजी एंड कुकू लाइक दैट. मैं आई थिंक अपनी आर्ट के पीछे आप नहीं खड़े रहोगे तो कौन रहेगा? इफ़ यू कांट बैक योर सेल्फ,
then you can't expect anyone else to do it for you, especially as an independent artist. मैंने ये बहुत बड़ा lesson सीखा है कि be your own cheerleader and you know अपने आप को मत कभी भी second guess करो ज़्यादा, you know be happy कि तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो, उस पे believe करो, थोड़ा important होता है, थोड़ा echo chamber जैसा है कभी कभी, बहुत ही लगता है कि क्या ही चल रहा है, but sometimes you know when things fall in place it's all worth it यार. तो जब लोग पहाड़ों पे जाते हैं, इधर उधर घूमने जाते हैं, तो वो रील बनाते हैं और उसके पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा होता है, हुक्कुस बुक्कुस, और वो बहुत प्यारा और बहुत ब्यूटीफुली निकल के आता है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सॉन्ग. तो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा हुक्कुस बुक्कुस भी हमारे लिए, हमारे दर्शकों को बताएं कि भाई कौन सा गाना था वो. अगर क्योंकि फैमिली मैन देखी होगी तो आप लोगों ने सुना ही होगा ऑब्वियसली वो गाना, बट ओरिजिनली हम आपको सुनाएं. ओरिजिनल हम आपको सुनाते हैं जी. श्योर. हुक्कुस बुक्कुस तेलिवान सुक्कुस उन्नुम बत्तु क्लुतुम देग. हुक्कुस बुक्कुस तेलिवान सुक्कुस उन्नुम बत्तु क्लुतुम देग. श्वास किच किच वामनो ब्रह्मंजारन पोन छुक्कुम टिक्किस टेक्का बन्नी क्यों हो. हुक्कुस बुक्कुस तेलिवान सुक्कुस मोहब्बतु क्लुतुम देग. श्वास किच किच वामनो ब्रह्मंजारन पोन छुक्कुम टिक्किस टेक्का बन्नी क्यों हो. क्या बात है, मुझे बहुत बहुत पसंद आया गाना, क्योंकि इसके साथ ना वो जो वाइब मैच होती है ना, मजा आ जाता है. वैसे एक महिला के रूप में जब आप म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करना शुरू करते हैं, तब कौन कौन सी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ता है? क्योंकि जो लड़कियां इसको एज अ करियर देख रही हैं या बनाना चाहती हैं, तो वो किस किस चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहें? हाँ, बहुत सारी चीज़ों के लिए. आई थिंक बहुत चैलेंजेस हैं फॉर वुमेन इन द म्यूज़िक इंडस्ट्री, अभी भी हैं, शुरू से भी रहे हैं. पहले तो मतलब बहुत बेसिक वाले चैलेंजेस थे, जैसे सेफ्टी, बेसिक सेफ्टी एंड ये वाली चीज़ें. अब ये इस चीज़ पे थोड़ी बेहतरी हो गई है कि पहले लोग, आप अगर एक महिला हैं और कलाकार हैं तो पहले वो आपकी कला पे फोकस करें, बाकी चीज़ों पे ना करें. तो ये चीज़ तो बेहतर हो रही है आई वुड से. बट मैंने जब से, क्योंकि मैंने म्यूज़िक इंडस्ट्री को बहुत सारे फेजेस में, अपने लाइफ के बहुत फेजेस में देखा है, एज अ वेरी यंग गर्ल, एज अ टीनेजर ऑल्सो, एंड देन you know, so I would say that at times it is a very scary situation, and just hope that you know ये आपके पास उस समय वो tools हों कि आप you know आप उन चीज़ों की वजह से डिसइल्यूजन ना हो और खुद को समझें कि यार कि आप you can get better than this. मतलब कि this is not what the industry, the whole industry is. कुछ लोग ख़राब होते हैं, बट आई वुड से वो बहुत बदल चुका है जब से नए लोग आए हैं और काफ़ी चीज़ें बेहतर हो गई हैं. उसके अलावा आई थिंक ऑल्सो इट टेक्स लॉन्ग, आपको बहुत कम औरतें मिलती हैं इस सफ़र में, क्योंकि काफ़ी मेल डोमिनेटेड सी इंडस्ट्री ही है अभी. लेकिन ये अगेन दिस चेंज ऑन दिस दैट पीपल आर वर्किंग ऑन, लोग इस पे काम कर रहे हैं. अब मतलब अगर मैं किसी कॉन्सर्ट पे जाती हूँ, समटाइम्स आई एम द ओनली वुमन इन द रूम. If I'm going to a studio, maybe I'm the only woman in the room. I'm like, there are very few writers. मतलब अगर मैं किसी फिल्म्स की रिकॉर्डिंग के लिए भी जा रही हूँ, कम्स या रिकॉर्डिंग इंजीनियर्स. अब मैंने धीरे धीरे नोटिस करना शुरू किया है कि कंपोजर्स, women, you know, crew, it has started to kind of multiply little bit. But that was a huge challenge. You feel like, you know, कि अच्छा मैं अकेली ही हूँ यहाँ पे, बाकी सब कहाँ है, मतलब बाकी औरतें, why are they not working on this set? हालांकि women are the ones that have the most amount of EQ and also you know they are just hard workers I think. मतलब मेरे सेट पे तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जितनी ज़्यादा, अभी दिलबरों में भी इनफैक्ट मैंने इस पे एक रील भी बनाई थी, सबसे ज़्यादा मतलब इट वॉज अ कम्प्लीटली फीमेल पावर्ड क्रू. मतलब बिकॉज women just now know how to I think multitask better, they know how to work better, they know how to work better with people. ये सब चीज़ें हैं. और आई थिंक मतलब ये भी है कि एक as a woman in the music industry, people will always try to box you in a certain way, क्योंकि ये एक महिला, ये सेम चीज़ें एक किसी मेल आर्टिस्ट पे बिल्कुल ही अप्लाई नहीं होंगी. वेदर इट इज़ एजिज्म, वेदर इट इज़ द फैक्ट दैट यू नो कि आपका किसके साथ रिलेशनशिप है, आपकी शादी हुई, आपके बच्चे हुए हैं या नहीं हुए.
I feel like these are the things that should not be conversations, but they are because you're a woman. But you have to cut out that noise. और मैंने वो किया है कि मैं एक सीरियस आर्टिस्ट हूँ, ये ही लोगों को आपको ज़्यादा प्रूव करने की कोशिश करनी पड़ जाती है. और ये आई थिंक हर फील्ड में है. आपकी शादी हो जाए तो आपसे पूछेंगे अच्छा आप कहाँ काम पे इतना ध्यान देंगी, जबकि आपका ऐसा कुछ है नहीं भाई. आपकी प्रायोरिटी आपका करियर ही है या है, लेकिन द सेम थिंग्स विल नॉट बी अप्लाइड टू अ मैन. सो या इट्स हार्डर, बट एट द सेम टाइम इट्स चेंजिंग. आई होप इट चेंजेस मोर. काफ़ी लंबा सफ़र है, अभी बहुत कुछ करना है. तो यस, अब मैं बहुत अच्छे आर्टिस्ट को देख रही हूँ, फीमेल आर्टिस्ट. लॉट्स ऑफ देम आर कमिंग अप, कंपोजर्स आर कमिंग अप. लड़कियों के पर्सपेक्टिव से लड़कियाँ ही गाने लिखें तो अच्छा है. सो वो सब भी चल रहा है. कश्मीर से आप अब कश्मीर से हैं, बट अब आप नहीं रहती हैं क्योंकि वहाँ, तो कैसे आप अपनी जड़ों को महसूस कर पाती हैं, कैसे कनेक्ट रह पाती हैं कश्मीर से? मेरे लिए वो संगीत ही मेरा ज़रिया है उसके लिए. और वही मेरी एक शुरू से इंस्पिरेशन थी कि मैं कैसे कल्चरली अपनी रूट से कनेक्टेड रहूं और अपनी भाषा से कनेक्टेड रहूं. मुझे लगता है म्यूज़िक इज़ वन ऑफ द मोस्ट आर्ट एंड जो क्रिएटिविटी है ना, वो एक ऐसा म्यूज़िक एक ऐसा टूल है जिससे लोग लैंग्वेज बैरियर्स ख़त्म हो जाते हैं. और मैंने ये देखा है कि कश्मीरी एज अ लैंग्वेज जब मैंने शुरू किया था, आई वॉज वन ऑफ द फ्यू फर्स्ट पीपल हु स्टार्टेड सिंगिंग इन कश्मीरी. एंड उस समय लोग भी ये कहते थे कि ये कोई भाषा भी अलग होती है क्या, तो रशियन जैसा कुछ सुनाई दे रहा है, ये क्या है. तो आज लेकिन हुक्कुस बुक्कुस जैसे गाने फिर पॉपुलर कल्चर में आए हैं, फिल्मों ने यूज़ करे हैं, बॉलीवुड में आए हैं. और लोगों को ये वर्ड फ्रेज़ अब आ गया है. अगर आप बट मेरे कॉन्सर्ट में जब लोग ये गाना सुनने केरला से लेके महाराष्ट्र में कहीं पे भी मैं गाती थी, तो दे यूज्ड टू सिंग इट वर्ड टू वर्ड. बिकॉज एक्चुअली लैंग्वेज नहीं मैटर करती लोगों के लिए, अगर उन्हें लिरिक्स. अभी आपने बहुत सारे गानों में ये देखा होगा कि लैंग्वेज इज़ नॉट द बैरियर फॉर म्यूजिक टू ट्रैवल. whether it is Khalasi, whether it is Macarena, whether it is so many songs are there. So yeah, मेरे लिए connection, cultural connection एक तो music है. और आई थिंक वी हैव टू गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू आवर जनरेशन ऑफ पेरेंट्स. उन्होंने हमारे को बहुत कल्चरली रूटेड रखा. हमारे ट्रेडिशंस बहुत अलग हैं कश्मीर के. हम कैसे हमारे फेस्टिवल्स अलग तरीके से सेलिब्रेट होते हैं, क्योंकि हम लोग अपने रूट से अपने घर से उखड़ गए थे ना. तो हमने और कोशिश करी है उससे उसे पकड़ के रखने की. वो हाँ, जिसको आप फॉर ग्रांटेड लेंगे, जैसे अगर आप कश्मीर में ही रहते हैं या फिर कुछ लोग जो अपने लैंड से ही जुड़े हुए हैं ना, वो कभी कुछ चीज़ें फॉर ग्रांटेड ले लेंगे. लेकिन अगर आप उखड़े हुए ना, तो आप बहुत कोशिश करोगे कि आप अपना कल्चर पकड़ के रखो. मुझे लगता है सब कश्मीरी ये अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, आई वुड से, जो दूर हैं घर से. मैं भी कर रही हूँ अपनी कोशिश. तो यस, जारी है. 370 जब हटा था, तब आपने कहीं कहा कि ये कश्मीरी पंडितों के लिए एक नई उम्मीद है. अब वर्तमान, जब अभी प्रेजेंट टाइम में आप इसे कैसे देखती हैं? मैंने ये नहीं कहा था कि कश्मीरी पंडितों के लिए नई उम्मीद है. मैंने ये कहा था कि हो सकता है कि ये अगर डेवलपमेंट के लिए अच्छा हो तो इट इज़ गुड एंड इट कैन हेल्प पीपल. मैं इसको अभी ऐसे देखती हूँ कि लोग क्योंकि इसका करने का तरीका ऐसा था कि वो लोगों को पसंद नहीं आया, क्योंकि इट वाज डन इन सच अ वे दैट इट डिड नॉट फील लाइक इट वाज इंक्लूसिव. क्या लोगों से बात करके हुआ हो या फिर लोगों की मर्ज़ी से हुआ हो, दैट पार्ट ऑफ इट वाज नॉट राइट ऑल्सो आई फील. मगर ये है कि मैं इसको एक लॉन्ग टर्म में देखना चाहूँगी. अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग. लेकिन ये है कि हाँ, मैंने देखा है कि चीज़ें काफ़ी हद तक अब अच्छी हैं. और माहौल, हाँ, जब मैं वहाँ परफॉर्म भी करती हूँ या हम शूट भी करते हैं, चीज़ें थोड़ी ग्राउंड लेवल पे अच्छी हैं, बेहतर हैं. लोग बहुत अच्छा काम हो रहा है, टूरिज़्म भी अच्छा डेवलप हो रहा है, बहुत कुछ अच्छा चल रहा है. बट आई थिंक इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो on real development on the ground. If that happens, then I guess it's good for all. But we have to see. Time will only tell.
आने वाले कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर आभा काम कर रही हैं अभी? बहुत कुछ चल रहा है अभी। कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं। मैं अभी कुंभ में परफॉर्म किया हमने, महाकुंभ में, और मेरा एक नया शो है। हमने अभी दिल्ली में भी मैं 2-3 शोज़ करे। शोज़ के लिए ही आई थी और बहुत प्यार मिलता रहता है ऑडियंसेस से, लोगों से। उसके अलावा कुछ नई कोलैबोरेशंस हैं और नए तरह के मैं हमेशा कोशिश करती रहती हूँ कि कुछ यूनिक करूँ, क्योंकि अंदर ही एक वो ऐसा कीड़ा है कि ये भी ट्राई किया जाए, वो भी ट्राई किया जाए. So I'm going in directions where I'm collaborating with different kinds of artists, and I'm very excited about that. और अब तो कॉन्सर्ट सीज़न ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आ रहा है क्योंकि मार्च हो गया है. तो अब स्टूडियो जाएंगे और गाने लिखेंगे और गाने बनाएंगे. नई होपफुली एक एल्बम, बट इट्स टू अर्ली टू से बिकॉज एल्बम इज़ अ बिग कमिटमेंट. सो इफ़ नॉट एन एल्बम, एटलीस्ट एन EP आई विल ट्राई टू राइट दिस सीजन. सो लेट्स सी. क्या बात है. और मैं एक जो चीज़ आपसे जानना चाहती हूँ कि कश्मीर वैसे ही बहुत खूबसूरत है जगह, और मतलब कश्मीर नाम लेते ही वही आता है कि सफ़ेद बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ और ये सब. लेकिन कश्मीर की सबसे अच्छी चीज़ जो आपको लगती हो? मुझे तो, मेरे लिए वो कश्मीर का फेवरेट सीज़न एक्चुअली स्प्रिंग है, बाहर का टाइम है. सब जो लोगों को पसंद है, जो स्नो और ये सब, मुझे लगता है हर सीज़न में अपनी खूबसूरती है. ऑटम में अपनी खूबसूरती है, स्प्रिंग में अपनी है, और विंटर में तो है ही. लेकिन मेरे लिए स्प्रिंग इन कश्मीर इज़ जस्ट रोमांस. इट्स ब्यूटिफुल. इट्स माई मोस्ट फेवरेट टाइम. हमने भी हमसफ़र और दिलबरो स्प्रिंग के अराउंड ही शूट किया, तो उसमें आपको बहुत फ्लावर्स दिखेंगे और बहुत बाहर वाली वाइब है उस गाने में. बट उसके अलावा सबसे जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है हमारे यहाँ की वार्मथ, आई वुड से हॉस्पिटैलिटी, और हमारे अंदर जो कश्मीरियत है, और जो लोगों के अंदर प्यार है, और जो लोगों के अंदर एक इनोसेंस है, और एक लॉट ऑफ सेवा भाव है, मतलब हॉस्पिटैलिटी जिसे कहते हैं, वो बहुत यूनिक है. आपको कहीं नहीं मिलेगी और कश्मीर को छोड़ के. बहुत ही प्यार है लोगों के दिलों में. तो वो मेरा सबसे, दैट्स समथिंग दैट आई एम मोस्ट हैप्पी अबाउट एंड ऑल्सो प्राउड अबाउट, दैट वी आर अ वेरी हॉस्पिटेबल कम्युनिटी. तो ये थी आभा हंजुरा. आप हमसफ़र और दिलबरो दोनों को आभा हंजुरा के YouTube चैनल पर जाकर के सुन सकते हैं. आप देख रहे थे साहित्य तक. धन्यवाद. धन्यवाद.